मेरी मां बहनों, ये लाडली बहन योजना आपकी तरक्की के लिए नहीं है, क्योंकि 1250 रुपए में आपकी तरक्की नहीं हो रही है। ये 1250 रुपए चुनाव तक आपकी वोट को खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश का बजट कितना है? मध्य प्रदेश का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए सालाना। एक साल का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए। इतने सारे पैसे को अपनी तिजोरी में रख के उसमें से चंद पैसे आपके माथे में मार के और आपकी वोट को लूट के, इसको वोट खरीदना कहते हैं, आपकी वोट को खरीद के अगले 5 साल आपको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर करने का इंतजाम सरकार कर रही है। अगर वोट का अधिकार ना होता आपके पास, आपकी बस्ती में ये लंबे कुर्ते वाले पैर भी नहीं रखते, मेरी बात को याद रखना। जो जिनके लोग आपके सिर पर पेशाब करें, जिनके लोग आपको रेप हत्या करके जमीन में गाड़ दें और ये उनका संरक्षण करें, ऐसे लोग आज आपके हितैषी कैसे हो गए? इसका एकमात्र कारण ये है कि आपके प्रदेश में चुनाव आ गया है। मेरे लोगों, उनको आपकी वोट चाहिए। आपकी वोट लेके वो ताकतवर हो जाएंगे, आपको 1250 रुपए देंगे, अपने आप 3 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब में रखेंगे, 3 लाख करोड़ से अपने लोगों को मजबूत करेंगे और आपको 1250 देते हैं, 900,000 रुपए का सिलेंडर देते हैं। आप आग में जल के मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसा मुख्यमंत्री जी के घर का नहीं है। 1250 दे, 1250 रख लो। अगर आने वाले कल में डर के हमारी ताकत से 1500 देने लग जाए, 1500 रख लेना। अगर कोई और कहे मैं 2000 दूंगा तो उसके 2000 रख लेना। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये आपकी मेहनत का पैसा है। इसलिए वोट आजाद समाज पार्टी को देना और चुनाव के समय अगर आपकी वोट को खरीदने के लिए पैसा देने आए, वो पैसा भी रख लेना। इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि ये चुनाव के बाद आपसे 1 रुपए का हिसाब कर दे, आपका खून खराब है। बात कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बुजुर्गों के, मेरे नौजवान भाइयों के हाथ इनके आगे फैले। आपको याद होगा 12 फरवरी को भोपाल में वो सैलाब याद है ना आपको, कि ना तो तुम्हें कोई खरीद सकता, ना तुम्हारे भाई को कोई खरीद सकता। कि प्रधान से लेके प्रधानमंत्री और चपरासी से लेके IAS IPS बनने का अधिकार भी महिलाओं को अगर मिला तो वो इसी संविधान की वजह से मिला। आज अगर पुरुषों के साथ हमारी 2 माएं भी मंच पे बैठी हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियां और हमारे महापुरुषों के संघर्ष, उनके बलिदान की वजह से जो संविधान रूपी फल हमें मिला, ये उसकी वजह से बैठी। जिनको उजाले में निकलने का अधिकार भी नहीं था, उनको मालिक बनाने का अधिकार, उनको आजादी से जीने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। आज संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। खतरा इसलिए क्योंकि आज जो केंद्र की सत्ता में सरकार है, और बुरा यह है कि मध्य प्रदेश में भी वो सरकार है, ये पूरी सरकार, इनका मुख्य संगठन RSS, इनकी विचारधारा हमेशा से संविधान के विरोध में रही। संविधान के लागू होने के 5 दिन बाद से ही इन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये संविधान हमारा संविधान नहीं है। ये झंडा तिरंगा, जिस तिरंगे में भारतीय सेना का वो जवान जो शहीद होता है वो लिपट के आता है, इन्होंने ये कहा कि ये तिरंगा हमारा झंडा नहीं है। आज ये लोग बड़ी सत्ता में हैं, यानी कि बहुत ताकतवर हैं, केंद्र में भी सत्ता में है, स्टेटों में भी सत्ता में है। दबी दबी आवाज में इनके नेता, इनके धर्मगुरु, इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके मंत्री संतरी, और अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग आजादी का दिवस मना रहे थे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। इस बात को इस तरह समझो
कि जिस तरह से भीम आर्मी के मुखिया के रूप में मैं हूं और भीम आर्मी के नेताओं के रूप में हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, वो जो बात कहते हैं वो मुझसे पूछे बिना नहीं कहते, या वो बात कहते हैं जिनकी चर्चा हमारे संगठन में होती है। आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो बात कर रहे हैं, हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब ये पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को खत्म कर दे। हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पिछले दरवाजे से तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को बदल के भारत में मनुस्मृति नामक संविधान को लागू करना चाहते हैं। इसलिए जब हमने भीम आर्मी का निर्माण किया, इस शपथ के साथ किया था कि भीम आर्मी भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच है। हम ये जानते थे कि जैसे जैसे आरएसएस के लोग सत्ता में आएंगे, ये भारतीय संविधान को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, और जब से सत्ता में आए 2014 से केंद्र में, तब से षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आज हमने तय किया है कि गली गली, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले जाके जिनको संविधान की वजह से आजादी मिली, जिनको संविधान की वजह से अधिकार मिले, उन लोगों को जागरूक करके इकट्ठा करना है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। संविधान विरोधी ताकतों को जमीन दल करना है। इसलिए क्योंकि आज जो अधिकार मिले हुए हैं, इनको खोना नहीं है मेरे साथियों। आज जो अवसर मिले हुए हैं, इनको खोना नहीं है मेरे साथियों। इसलिए हमें संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ रही है। अब दूसरी बात सरकार की है कि जब से भारत में लोकतंत्र आया, सरकारें बननी शुरू हुई। आप गौर करना, सरकार होती क्या है। जैसे आपने ये पगड़ी मेरे सर पे रख दी और एक समिति बना के अपनी रक्षा सुरक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा सुरक्षा और अपनी तरक्की के फैसले मेरे हाथ में दिए, उसी तरह से हम लोग वोट देके एक समिति, एक सरकार चुनते हैं, जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में रहने वाले, अगर वो प्रदेश की सरकार है और अगर वो देश की सरकार है, तो देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के हितों की रक्षा करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे, उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी अच्छी पढ़ाई, अच्छे इलाज और उनके ऊपर होने वाले अन्याय पे रोक लगाए। इसको एक समिति, लोक कल्याण समिति के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन आज की सरकारें, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और भारत में लोकतंत्र आए 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव के बाद कोई आपकी गली में आपके हालात जानने के लिए आता है क्या? क्या चुनाव के बाद आपकी पीड़ा, आपके आंसू पोंछने के लिए कोई आता है क्या? अगर आप मेहनत मजदूरी ना करो, अपना रोजगार ना करो, तो कोई आपको रोटी की व्यवस्था कराता है क्या? कोई आपका इलाज की जिम्मेदारी लेता है क्या? कोई आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है क्या? कोई आपकी जमीन की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है क्या? ये बात मैंने आपको इसलिए पूछी कि ये सारे काम सरकार के थे कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, रोटी मतलब पेट भरने के लिए रोटी, कपड़ा मतलब तन ढकने के लिए कपड़ा, और मकान मतलब सर ढकने के लिए पक्का मकान। बेहतर से बेहतर शिक्षा, जिससे आप अपने भविष्य को मजबूत कर सको, अच्छे से अच्छा इलाज कि तमाम तरह की बीमारी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, आगे बढ़ने के लिए आपको रोजगार, चाहे नौकरी, चाहे बिजनेस, चाहे प्राइवेट सेक्टर, चाहे जमीन, तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराने का अधिकार आपको संविधान देता है। लेकिन आज की सरकारें क्या कर रही हैं, गौर करो। आज की सरकारें पहले वोट खरीदने के लिए चुनाव से 2-4 दिन पहले ताकतवर लोग ठेला लेके आपकी गलियों में आते थे और चुपचाप आपसे कहते थे कि कुछ पैसे ले लो, वोट हमें दे देना। ऐसा होता था ना पहले? पहले काम चुपचाप होता था, चोरी से होता था। आजकल ये काम धड़ल्ले से होने लगा है, डंके की चोट पे होने लगा है। आज सरकार अधिकारी कर्मचारियों से करवाने लगी है। जो सरकार 4.5 साल तक आपकी खबर नहीं लेती, वो चुनाव से कुछ दिन पहले हमारी माओ बहनों को लाडली बहन योजना के थ्रू पैसे देने का काम करती है।
मेरी माँ बहनों, ये लाडली बहन योजना आपकी तरक्की के लिए नहीं है, क्योंकि 1250 रुपए में आपकी तरक्की नहीं हो रही है। ये 1250 रुपए चुनाव तक आपकी वोट को खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। मध्य प्रदेश का बजट कितना है? मध्य प्रदेश का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए सालाना। एक साल का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए। इतने सारे पैसे को अपनी तिजोरी में रख के उसमें से चंद पैसे आपके माथे में मार के और आपकी वोट को लूट के, इसको वोट खरीदना कहते हैं, आपकी वोट को खरीद के अगले 5 साल आपको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर करने का इंतजाम सरकार कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात पर भी गौर कर लो कि सरकार का जो पैसा होता है वो सरकार का पैसा नहीं होता है, वो जनता का पैसा होता है। आप ये बताओ, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री वो 1250 रुपए अपने अकाउंट से आपको दे रहे हैं? अपनी जमीन बेच के आपको दे रहे हैं? अपनी गुल्लक तोड़ के आपको दे रहे हैं? अपनी सैलरी में से दे रहे हैं? वो 1250 रुपए वो जो आपने टैक्स देके पैसा इकट्ठा किया है, उस पैसे में से आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चों की कुर्बानी से दिया वोट का अधिकार है। मेरे भाइयों बहनों, मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, अगर वोट का अधिकार ना होता आपके पास, आपकी बस्ती में ये लंबे कुर्ते वाले पैर भी नहीं रखते। मेरी बात को याद रखना। जिन्हें आज भी आप में से ऊंच नीच की भावना जिनके अंदर हो, जो आज भी आपको नीचा दिखाने के लिए आपके घर में भोजन करते हो, जो जिनके लोग आपके सिर पर पेशाब करें, जिनके लोग आपको रेप हत्या करके जमीन में गाड़ दें और ये उनका संरक्षण करें, ऐसे लोग आज आपके हितैषी कैसे हो गए? इसका एकमात्र कारण ये है कि आपके प्रदेश में चुनाव आ गया है। मेरे लोगों, उनको आपकी वोट चाहिए। आपकी वोट लेके वो ताकतवर हो जाएंगे, आपको 1250 रुपए देंगे, अपने आप 3 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब में रखेंगे, 3 लाख करोड़ से अपने लोगों को मजबूत करेंगे और आपको 1250 देते हैं, 900,000 रुपए का सिलेंडर देते हैं। आप आग में जल के मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसा मुख्यमंत्री जी के घर का नहीं है। 1250 दे, 1250 रख लो। अगर आने वाले कल में डर के हमारी ताकत से 1500 देने लग जाए, 1500 रख लेना। अगर कोई और कहे मैं 2000 दूंगा तो उसके 2000 रख लेना। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये आपकी मेहनत का पैसा है। पैसा ये देना दे तुम्हें तो पैसा इनका रख लेना, लेकिन अपनी चाबी इनके हाथ में मत देना। अपने झंडे को, अपने डंडे को, अपने नेता को मजबूत करके अपने भविष्य का फैसला उनके हाथ में देना। इसलिए वोट आजाद समाज पार्टी को देना और चुनाव के समय अगर ये आपकी वोट को खरीदने के लिए पैसा देने आए, वो पैसा भी रख लेना। इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि ये चुनाव के बाद आपसे 1 रुपए का हिसाब कर दे, आपका खून खड़ा होकर बात कह रहा है। अगर कोई आपको लूट के और लूट का कुछ हिस्सा देना आए, उस हिस्से को रख लेना। इनका पैसा नहीं है, लेकिन अपनी ताकत को जरूर बनाना, क्योंकि अगर आपने गलती की तो अगले 5 साल फिर आपको इनके आगे से हाथ फैला के रखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बुजुर्गों के, मेरे नौजवान भाइयों के हाथ इनके आगे फैले। आपको याद होगा 12 फरवरी को भोपाल में वो सैलाब याद है ना आपको? हमने सरकार को अपना ज्ञापन दिया था, इन्होंने हमारा ज्ञापन में से बहुत कम मांगों की तरफ देखा, विचार किया, पूरी नहीं की। हमारे कर्मचारियों की समस्या थी, हमारे किसानों की समस्या थी, भर्तियों में घोटाले की समस्या थी, नौजवान के भविष्य की समस्या थी
अगर दलितों पे, आदिवासियों पे अन्याय होता है, अभी 8.5 लाख रुपए मिलते, गौर करना। अगर किसी कमजोर की, दलित आदिवासी की हत्या हो जाए, कितने पैसे मिलते हैं इस स्टेट के थ्रू? 8.25 लाख रुपए। हमने कहा 8.25 लाख रुपए में केस भी नहीं लड़ा जाता। अगर देना ही है तो सरकार मुआवजा बढ़ा के 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए करने का काम करे। और जिनके साथ अन्याय हुआ उसको पैरों पे खड़ा करने के लिए उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दे। मैंने इनसे बहुत सारी मांग रखी कि जिस तरह से आप धर्म के आधार पर बंटवारा करके मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हो, धार्मिक आजादी को छीन रहे हो, ये अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। मॉब लिंचिंग पे कानून बनाओ। और तमाम तरह की मांगे थी कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण दिया जाए, आदिवासियों को जल जंगल जमीन पे उनका अधिकार दिया जाए, और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है इस पे रोक लगाई जाए। लेकिन मेरे साथियों, उस समय मैं ताकत के समय नहीं था, मैंने इनसे मांग की, इन्होंने मेरी मांग को ठुकरा दिया। मेरी ये बात समझ में आई कि जो लोग मुझे नहीं सुन रहे वो आपको नहीं सुनेंगे कभी। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिनका दल नहीं होता उनका बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। समस्या आपकी है, समाधान आपको करना है। अगर आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे तो चुनाव के बाद आप ठगे जाओगे और ये सोचोगे कि अब हम 5 साल क्या करें। इसलिए अपने झंडे डंडे को मजबूत करने के लिए, अपने भाई को ताकत देने के लिए, गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी छोटे भाई, क्या नाम है इनका? बहुत कम आवाज है, मुझे ऐसा लग रहा है। विनोद के हाथों को मजबूत करना और इस बार एक गरीब के बेटे को चुन के विधानसभा में भेजना, तभी होगा बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा, तभी होगा माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा, तभी होगा तांता भील और भगवान बिरसा मुंडा का सपना पूरा, और तभी रक्षा सुरक्षा होगी मेरी माओ बहनों की, तभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए लड़ेगा ये, भर्तियों में घोटाला होगा उनकी गिरबान पकड़ेगा ये, मेरी आवाज बनेगा ये, आपका अधिकार आपका सम्मान बनेगा ये, और जहां आपकी तरफ पहुंच आएगी सीना तान करके आपका सुरक्षा कवच बनेगा ये। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी की बातों में मत आना। यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, कोई मंत्री जी हैं, कोई संतरी जी हैं, कोई उनसे भी बड़े हैं, लेकिन उनकी नजरों में आप कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा नहीं हो। अगर आपका सम्मान है, क्योंकि साहब ये कहते थे कि दूसरे के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। आप ये बताओ मुझे, आप मालिक बन के रहना चाहते हो या किराएदार? तो मालिक बन के रहना चाहते हो तो अपने घर में रहना, अपने घर को मजबूत करना। अच्छा सोचो, अगर आपने दूसरे का घर मजबूत कर भी दिया, जिस दिन मालिक का मन करेगा आपको क्या कहेगा कि तेरा काम पूरा हुआ, तू अपना रास्ता देख ले, मुझे चैन से पढ़ के सोने दे, कहेगा नहीं कहेगा? बताओ। दूसरे का मकान बना के आप मालिक नहीं बन सकते हो। इसलिए अपने मकान, अपनी झोपड़ी को मजबूत करना और अपने भाई विनोद को मजबूत करके मेरी ताकत को यहां बढ़ाने का काम करना। इतना जो संघर्ष हम लोगों ने किया, जो तमाम तरह की मुसीबतें झेली, जो तमाम तरह की समस्या का सामना किया, उस संघर्ष को बल देना और महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करना। मैं धन्यवाद दूंगा भाई विनोद अंबेडकर जी को, भाई गोविंद खारीवाल जी को, भाई समंदर मंडोत्रा जी को, भाई प्रदीप चौहान जी को, भाई अजय जाटव जी को, भाई धर्मेंद्र सिसोदिया जी को, भाई रवि चौहान जी को, जितेंद्र डोर जी को, अंतर सिंह सूर्यवंशी जी को, रितेश धावरी जी को, संतोष चौहान जी को, योगेश बामनिया जी को,
अर्जुन जाटव जी को, अरुण चौहान जी को, भीम नरवरिया जी को, अजय राजौरिया जी को, विजय जाटव जी को, सुभाष जाटव जी को, दीपक परमार जी को, अर्जुन भदौरिया जी को, भाई समीर खान जी को, अंकित चौहान जी को, ओम जाटव जी को और समर साथी विधानसभा सावेर पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उन सबका भी धन्यवाद देता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा अपनी मातृशक्ति का। मैंने परसों इनसे पूछा, देखो मेरा विश्वास कितना अटल है, मैंने परसों इनसे पूछा, इनका फोन आया, भैया इंदौर में बारिश बहुत हो रही है, भैया उज्जैन में बारिश बहुत हो रही है, कैसे होगी यात्रा। मैंने कहा भाई तुम सोच लो, मुझे तो आना ही है। फिर मैंने कल एक आंदोलन में मैं था, 25,000 घरों को वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेघर करना चाहती है, 1 लाख लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसी माएं बैठी थी, मैंने उनसे कहा माओ से कि माओ बहनों मुझे जाना है मध्य प्रदेश, मेरी कल यात्रा और सभा है, मैं किसी उद्योगपति का बेटा नहीं हूं, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे भाइयों ने अपनी मेहनत का एक पैसा जुटा के सभा और यात्रा की तैयारी की है। आप प्रार्थना करना कुदरत से कि बारिश ना हो, जो उनकी मेहनत का पैसा खराब ना हो, और जो उत्साह उनमें है उस उत्साह के साथ वो सभा करा पाए। और देखो पूरा दिन हो गया, आपके अटल नक्शे के आगे वो झुक गया है। यानी कि अगर कोई चीज तय कर ली जाए तो नामुमकिन आप भी तय कर लो कि सावेर से इस बार आपका विधायक कैसा होना चाहिए, बताओ। कम आवाज अमृता जी के घर तक नहीं जा रही है, तेज आवाज में बताओ। आखिरी बात ये बताओ, ऐसा तो नहीं होगा कोई पैसे वाला आ जाएगा तो इस गरीब को भूल जाओगे, ले लेना पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेहनत की कमाई का नहीं दे रहा है तुम्हें। आज की राजनीति तो व्यापार हो गई है, गौर से सुनना इस बात को। चुनाव से पहले पैसा खर्च करो, चुनाव में पैसा खर्च करो, जीतो, पैसा कमाओ, इससे तुम्हारा भला हुआ। अगर अमीर गरीबों का भला चाहते तो कोई गरीब नहीं रहता। मेरा जन्म तो उनमें हुआ जो पानी पी के शाम में अक्सर पेट पे हाथ फेर के सोचते हैं कि मेरा पेट भर गया, जो बहुत बीमार होने पे भी एक हरे पन्ने की पट्टी लेके अपने आप को सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और अगर जो मेहनत के लिए सुबह मजदूरी के लिए ना जाए, उनके बच्चे भूखे रह जाए। मैं उस समाज में पैदा हुआ हूं और मैं जानता हूं अगर लोग आपकी समस्याओं का समाधान करते तो आज आपके मकान कच्चे नहीं होते। मैं गया था किशन बागरी के, आप जानते हैं नहीं जानते हो, किशन लाल बागरी को, कैसा था उसका मकान, क्यों था कच्चा, कभी सोचा आपने? मैं बताता हूं, आदमी कुत्ता पालता है, उसके लिए भी पक्की जगह बना देता है कि उसको बारिश बूंद ना लगे। आदमी गाय भैंस बकरी पालता है, उसके लिए भी बना देता है। उनकी नजरों में आपकी हैसियत जानवरों जैसी भी नहीं, अगर होती तो रात को आपकी छत से टपकने वाले की पानी की परवाह उनको होती। मेरे लोगों, वो तो एक चीज जानते हैं कि गरीब को इतना गरीब रखो कि वो चंद पैसे पे आपके साथ खड़ा रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बिकाऊ हो? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, ऐसा नहीं मानूंगा। नहीं नहीं, अगर हो बिकाऊ तो हाथ उठाना, अगर नहीं हो तो मत उठाना। भेड़ चाल से काम नहीं चलेगा मेरे लोग। क्या बिकाऊ हो तो फिर ये जानो कि ना तो तुम्हें कोई खरीद सकता, ना तुम्हारे भाई को कोई खरीद सकता। अपनी लड़ाई अपने लोगों को इकट्ठा करके अपने दम पे लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का हर एक गरीब ऐसे कुर्सियों पे बैठ के मालिक जैसा जीवन जीता नहीं, तब तक लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।